आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारा काइनेमेटिक्स या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। तो आइए देखते हैं, हमने स्टूडेंट्स अपने आसपास की दुनिया के अंदर हर तरह के मोशन देखे। मोशन का मतलब है जैसे एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन का एक प्लेस से उड़कर दूसरी प्लेस पर जाना, पत्तों का गिरना नीचे, पानी का बहना, तो ये सारे अलग अलग टाइप के मोशन है स्टूडेंट्स। पंखे का घूमना, तो आपने आसपास बहुत तरह तरह के मोशंस देखे हैं। तो फिजिक्स में हमारा पहला एस्पेक्ट्स होता है कि इस मोशन की स्टडी करना। फिजिक्स में हमारा पहला टारगेट क्या है कि हम आसपास जो मोशन देखते हैं, अलग अलग तरह के मोशन का वेरिएंट देखते हैं, इस मोशन की स्टडी करना। तो हमारा ये जो एस्पेक्ट्स है, स्टडी ऑफ मोशन, क्या स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ मोशन, इस मोशन की जो स्टडी करना है, इस मोशन की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में होती है, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की केवल स्टडी की जाती है कि किस टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। केवल एक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? काइनेमेटिक्स। Okay, so kinematics is a branch of physics in which we study the motion of an object। एक ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इसमें इस बात की चर्चा नहीं की जाती कि कोई ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो उसका मोशन तो होता है, बट वो नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है। उसके कॉजेस की चर्चा नहीं की जाएगी, उसके कारणों की चर्चा नहीं की जाएगी इसके अंदर, केवल उसके मोशन का स्टडी किया जाएगा। इसके क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। और फिजिक्स की एक ब्रांच और होती है जिसके अंदर हम कॉजेस ऑफ मोशन की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? कॉजेस ऑफ मोशन। इसका मतलब मोशन के कारण, क्यों मोशन प्रोड्यूस हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्यों चला। तो इसका रीज़न हो सकता है फोर्स लगा होगा तो चला होगा। जिसके अंदर कॉजेस ऑफ मोशन की चर्चा की जाती है, उस ब्रांच को कहा जाता है डायनेमिक्स। क्या कहा जाता है? डायनेमिक्स। तो हमें 11th फिजिक्स में ये दोनों को पढ़ना है, जिसमें हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर 5 से हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें केवल कॉन्सेंट्रेट करना है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे हम? काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मोशन का मतलब क्या होता है? क्या होती है डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? क्या होता है मोशन का डेफिनेशन? बताइए, सोचिए, मोशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट मूविंग और एट रेस्ट, जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो मोशन की डेफिनेशन इस तरह से होगी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object is changing position with time। तो ये डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? मोशन का है। मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होती है, तब हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ अगर उसका पोजीशन बदल रहा है तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को क्या है? मोशन में। जैसे एक पार्टिकल अभी यहाँ पर था, कुछ देर बाद देखा तब भी यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद और देखा तब भी यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे? रेस्ट में, क्योंकि इसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ में। मगर अभी हमने देखा 2 सेकंड बाद ये यहाँ चला गया, 3 सेकंड बाद ये यहाँ चला गया, तो हमने देखा कि इसका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है। आ रहा है समझ में? तो मोशन और रेस्ट दोनों चीज़ें होती है इसमें, मोशन और रेस्ट। रेस्ट भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट मतलब क्या होगा? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, अगर एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। तो लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम
with time, then we called, then the body क्या होती है, बॉडी इज एट रेस्ट। तब हम बोलते हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, आराम कर रही है बॉडी। आ रहा है समझ में? तो मोशन और रेस्ट दोनों का डेफिनेशन समझ में आया। मोशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से, अगर एक बॉडी की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ में तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होता तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी जो है रेस्ट में है। आ रहा है समझ में? तो अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, तो कब हम, व्हेन वी, है ना, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलते हैं और कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलते हैं? ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके दिमाग खुल जाएंगे इस एग्जांपल से। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? एक टेबल। ठीक है, इस टाइप का कुछ टेबल रखा हुआ है यहाँ पर एक रूम के अंदर। ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्या रखा हुआ है? एक बुक। ठीक है, सिंपली समझ में आ रहा है, एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बुक की मोशन की स्टडी कर रहे हैं, इस बुक के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, बुक को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमारे दो ऑब्जर्वर बिठाए, मतलब जो इसको देखेंगे और बताएंगे हमको कि ये बुक क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वर बिठाया, ये हमारा एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर का क्या नाम रखें, इस ऑब्जर्वर को बोल देते हैं हम, ये हमारा ऑब्जर्वर है ए। ठीक है, ए हमारा एक ऑब्जर्वर है जो उसी रूम के अंदर है जिस रूम के अंदर ये टेबल रखी हुई है और जिस रूम के अंदर ये बुक रखी हुई है। ठीक है, एक हमारा ऑब्जर्वर दूसरी जगह है, ये तो बुक आपका पूरा अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पर। एक हमारा जो दूसरा ऑब्जर्वर है ये मून पर है। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? मून पर। अब आप बोलेंगे मून पर कैसे पहुंच गया? अपोलो जो मिशन हुआ था, अपोलो मिशन की हेल्प से मून पर जाना भी पॉसिबल हो पाया था। तो एक जो दूसरा है हमारा ऑब्जर्वर, है ना, दूसरा ऑब्जर्वर को हमने कहाँ पर बिठा दिया भाई साहब? मून पर बिठा दिया। मान लो एलियंस बैठा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम क्या रख दिया हमने? ऑब्जर्वर बी। अब ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्वर ए से पूछिए कि बताओ बुक रेस्ट में है या मोशन में है, तो ऑब्जर्वर ए इन डेफिनेशन का यूज़ करेगा। ऑब्जर्वर ए देखेगा कि उसके रिस्पेक्ट में इस बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि बुक तो जहाँ पर रखी है वो वहीं पर रखी रहेगी। तो बुक की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो ए क्या बोलेगा कि बुक किस में है? बुक किस में है? बुक तो रेस्ट में है। आ रहा है समझ में? रेस्ट में क्या? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम देन द बॉडी इज एट रेस्ट। इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ए बोलेगा कि बुक तो रेस्ट में है। मगर अब हम पूछते हैं कि बताओ बी से पूछते हैं कि बताओ बुक रेस्ट में है मोशन में है? तो बी जो है वो मून पर बैठा हुआ है और मून के रिस्पेक्ट में इस बुक की स्टडी कर रहा है, मतलब बुक के मोशन को देख रहा है। तो वो क्या देखेगा स्टूडेंट्स? हमारा जो अर्थ होता है वो अर्थ अपने एक्सिस पर भी गोल घूमता है। अर्थ जो होता है हमारा वो अपने एक्सिस पर भी इस तरह से गोल घूमता है। आ रहा है समझ में? और जो अपना अर्थ है वो सन के चारों ओर भी 365 डेज में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो उसको ये लगेगा कि ये अर्थ के साथ साथ मूव कर रही है बुक भी, क्योंकि अर्थ अपनी चलती, अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है और अर्थ सन के चारों ओर भी राउंड लगाती है। तो ये मून से ये देखेगा कि अपना जो अर्थ है वो अपना अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ के साथ साथ में ये जो मकान है, जिस मकान में किताब रखी है, जिस बेंच पर ये किताब रखी है, ये किताब भी ऐसे गोल गोल घूम रही है या किताब भी चल रही है। अगर किताब चलेगी तो इसकी पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ साथ। क्या होगा? इसका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो बी क्या पाएगा? बी से पूछा कि बताओ बुक रेस्ट में या मोशन में, तो बी बोलेगा कि इसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है स्टूडेंट्स? मोशन में है। ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ऑब्जर्वर ए सही है या ऑब्जर्वर बी सही है? तो आंसर है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर ए अपनी जगह सही है और ऑब्जर्वर बी भी अपनी जगह सही है। आ रहा है समझ में? ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी दोनों सही कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वर ए की बात करते हैं तो ये जो बुक की स्टडी करता है, मतलब बुक के मोशन की स्टडी करता है, वो उसके रिस्पेक्ट में करता है। जब हम ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर बी इस बुक की स्टडी किसके रिस्पेक्ट में करता है? उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वो मून पर बैठा हुआ उस मून के रिस्पेक्ट में इस बुक की स्टडी करता है।
तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, एक बोल रहा है रेस्ट में, दूसरा बोल रहा है मोशन में, तो किसकी बात सही माने? आंसर है दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इसका मतलब हमने जो डेफिनेशन बनाया मोशन का और रेस्ट का, वो डेफिनेशन में कुछ मिस्टेक है, उस डेफिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ सुधार करने होंगे। हमने जो डेफिनेशन बनाया वो डेफिनेशन थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट दो चीज़ें एक साथ कैसे कर सकता है, तो कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार देखिए ध्यान से, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने जो डेफिनेशन बनाया ये डेफिनेशन थोड़ा सा गलत लगता है। गलत इसलिए लगता है क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी की जाती है तो हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में की जाती है, हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में की जाती है। ऐसा नहीं आप बोलते कि वो बुक रेस्ट में है या वो बुक मोशन में। जब आप ऐसा बोलते हैं कि ये बुक रेस्ट में है या फिर ये बुक मोशन में है, तो ये गलत है, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इसमें ये नहीं बता रहे कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करना होगी तो हम एक बात ध्यान रखेंगे, हमें ऑब्जर्वर भी बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में आप इस बुक के मोशन की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए नया डेफिनेशन मॉडिफाइड करते हैं। तो हमारा नया डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ, मोशन इज अ कंबाइंड property of object under study and observer। ध्यान से देखिए क्या हमने डेफिनेशन बनाया। डेफिनेशन क्या है, जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो एक कंबाइंड स्टडी है, सम्मिलित रूप में स्टडी। किस किस की स्टडी है? जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट की, और एक ऑब्जर्वर की, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप उस चीज़ की चर्चा कर रहे हो। तो देखो, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी की जा रही है उस ऑब्जेक्ट की, और किसकी प्रॉपर्टी? ऑब्जर्वर की। हमें यहाँ पर ऑब्जर्वर भी बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम बोलते हैं कि बुक इज एट रेस्ट, जैसे हमने बोला बुक इज एट रेस्ट, कि बुक जो है आपका रेस्ट में है, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। आ रहा है समझ में? ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे कि बुक किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में या कि बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ का, एक ही ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो रहा है। ए बोल रहा है रेस्ट में, बी बोल रहा है मोशन में, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बुक किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में। अगर आप केवल इतना सा स्टेटमेंट लिखते हैं बुक इज एट रेस्ट, तो इसको कई बार बोला जाता है एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जब ऑब्जर्वर नहीं बताते हैं, केवल ये बताते हैं कि कोई सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है, बिना ऑब्जर्वर की चर्चा किए जब आप बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट, या फिर आप कभी बोलते हैं बुक इज इन मोशन, बुक इज इन मोशन, बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें भी नहीं बताया जा रहा कि ऑब्जर्वर जो बुक है वो मोशन में है, तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है? ए के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि बी के रिस्पेक्ट में मोशन है, तो ऑब्जर्वर को भी बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ को बोला जाता है एब्सोल्यूट मोशन। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट मोशन। तो देखिए दो वर्ड बनाए हमने यहाँ पर, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। इन दोनों वर्ड को ध्यान से देखिए, ये वर्ड और ये वर्ड। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है जब आप ऑब्जर्वर को नहीं बताते कि ऑब्जर्वर कौन है, और बोलते कि फला चीज़ जो है रेस्ट में या फला चीज़ जो है वो मोशन में। इस तरह का जो रेस्ट होता है उसको एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं, और इस तरह का जो मोशन होता है उसको एब्सोल्यूट मोशन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर, ये मीनिंगलेस है। क्या है स्टूडेंट्स? मीनिंगलेस। आ रहा है समझ में? मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर की चर्चा नहीं की जा रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। आइए एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और अच्छी होगी। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रोड है। क्या है स्टूडेंट्स? ये रोड, ये आपका रोड बना हुआ है। इस रोड पर एक बड़ा सा ट्रक है,
है ना। बस मान लो आप, बस है यहाँ पर, ठीक है भाई साहब, एक बस है यहाँ पर, बस खड़ी हुई नहीं है, बस आगे की तरफ मूव कर रही है ना, कुछ वेलोसिटी से, कुछ गति से आगे की तरफ मूव कर रही है बस, ठीक है। ये एरो बता रहा है कि बस आगे की तरफ चल रही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हमारा लड़का। इस लड़के का नाम कुछ रख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या रखें, इस लड़के का नाम रख लेते हैं मान लो राम, ठीक है। एक लड़का खड़ा है यहाँ पर राम, ठीक है, ये खड़ा हुआ है स्टिल, है ना, ये खड़ा हुआ है, ये चल नहीं रहा है यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें इस राम, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की हमें स्टडी करना है, ये हमारा राम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस राम के मोशन की स्टडी करने के लिए हम दो ऑब्जर्वर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को हमने ग्राउंड मतलब उस रूम में बिठाया था, और एक ऑब्जर्वर को मून पर बिठाया था। अब हम वापस दो ऑब्जर्वर लेते हैं, तो हमारा जो ए ऑब्जर्वर है, उस ए ऑब्जर्वर को तो अंदर बिठा देते हैं इस बस के अंदर, ए को, और जो दूसरा ऑब्जर्वर बी है उसको इस रोड पर खड़ा कर देते हैं। कहाँ पर खड़ा कर देते हैं, रोड पर। तो दूसरा ऑब्जर्वर जो बी है उसको हम रोड पर खड़ा कर देते हैं, ये बी। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जर्वर हैं, मतलब बोल सकते हैं आप हमारे चौकीदार हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों हमारे ऑब्जर्वर हैं, ये राम की हमें स्टडी करना है। तो अब ध्यान से देखो आप, ये दोनों खड़े हुए हैं ना बस के अंदर, बिल्कुल खड़े हुए हैं सिस्टमेटिक। तो जब हमने ए से पूछा, बताओ ए राम मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप इस चीज़ को फील करने का ट्राई करें स्टूडेंट्स, खुद थोड़ा सा फील करें कि क्या कहेगा ए। बताओ ए के रिस्पेक्ट में राम मूव कर रहा है, मोशन में है या रेस्ट में है। ए देखेगा, डेफिनेशन अगेन, क्या अगर पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होता तो ए क्या बोलेगा, रेस्ट में। तो इन दोनों की जो पोजीशन है 1 घंटे बाद भी यही रहती है, तो ए क्या बोलेगा कि राम जो था वो यहीं पर खड़ा हुआ है ना, पहले भी यहीं पर खड़ा था, कुछ टाइम बाद भी यहीं पर खड़ा हुआ है। तो ए ने देखा कि राम किस में है, राम तो रेस्ट में है। किस में है स्टूडेंट्स, राम रेस्ट में है। किसने कहा, ए ने कहा। बट बी से पूछा, बताओ राम रेस्ट में है या मोशन में है, तो बी क्या बोलेगा कि बी बोलेगा कि ये जो बस है, ये बस तो पूरी आगे की तरफ जा रही है, और बस के अंदर तो राम भी आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राम की जो पोजीशन है, पहले पोजीशन यहाँ पर थी, कुछ टाइम बाद राम जो है इस ऑब्जर्वर बी की रिस्पेक्ट में यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ऐसी कैसी बस आगे चली जाएगी तो राम थोड़ा सा आगे चला जाएगा। मतलब ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में राम की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा स्टूडेंट्स कि राम रेस्ट में या मोशन में, राम तो मोशन में है। तो अब वापस वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताओ कौन सही है, ए सही है या बी सही है। तो आंसर है दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों अपने फ्रेम में सही हैं, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में राम मूव नहीं कर रहा, तो ए बोलेगा रेस्ट में, ए के रिस्पेक्ट में सही है। और बी के रिस्पेक्ट में राम की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो बी बोलेगा मोशन में, तो दोनों सही है। तो वापस यहाँ पर चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर कौन है या फिर उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कहाँ से की जा रही है, इस बस फ्रेम से की जा रही है, बस फ्रेम मतलब बस के अंदर से की जा रही है, या इस रोड फ्रेम से की जा रही है, रोड फ्रेम मतलब इस रोड पर से की जा रही है, अगर ये नहीं बताते आप तो ये वापस मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो हमें ये याद रखना है, मोशन जो होता है, मोशन इज अ रिलेटिव। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव होता है। मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि मोशन हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर नहीं बताएंगे तो उस मोशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वापस से देखिए, मोशन इज रिलेटिव होता है। मोशन में हमेशा आपको ये बताना पड़ता है कि हु इज़ द ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्वर है या बी ऑब्जर्वर है। अब आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा कि क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया, दोनों एग्जाम्पल लिए। अब एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पर जो हमें बहुत काम आने वाला है, जिसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए बहुत काम का टॉपिक है स्टूडेंट्स है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादा यूज़ होती है, हर चैप्टर में आपको मिलेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाहिए अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो वी नीड वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस
टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की अगर पोजीशन बताना है कि अभी यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर होगा, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। अब होता क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस जो बाहर की तरफ निकल रहा है, आपकी तरफ इस तरफ सारा जी एक्सिस बाहर की तरफ है। तो इस तरह के 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लिए जाते हैं जो किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे हमने लिखा अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेटेड 2 4 1। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स पर आपको 2 स्टेप चलना है, वाई पर आपको ऊपर 4 स्टेप चलना है और जेड पर बाहर कितना चलना है? 1 स्टेप चलना है। तो जैसे जेड से आप 1 स्टेप चलेंगे तो उस पार्टिकल पर पहुंच जाएंगे आप। आ रहा है समझ में? तो ये जो लिया जाता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई और जी एक्सिस होते हैं, जो हमें किसी पार्टिकल की क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। पोजीशन के साथ साथ हमें टाइम मेजरमेंट भी करना होता है कि किस टाइम पर कौन सा पार्टिकल कहाँ पर था, वो टाइम जब बढ़ गया तो वो पार्टिकल कहाँ चला गया। तो हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक क्लॉक, घड़ी भी फिक्स करना पड़ती है। क्या फिक्स करना पड़ती है? एक घड़ी, इस तरह की घड़ी भी फिक्स करना पड़ती है। तो ध्यान से देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बना, क्या कॉम्बिनेशन? अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट और एक टाइम मेजरमेंट करने के लिए क्लॉक। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम बड़ा लग रहा है बट बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है? अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम मेजरमेंट, मतलब टाइम मेजरमेंट के लिए क्लॉक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स प्लस क्लॉक। क्लॉक किसके लिए चाहिए हमें? टाइम मेजरमेंट करने के लिए। इस पूरे जो सिस्टम बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया समझ में? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से है क्या? और इसके तीनों कोऑर्डिनेट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ पर हमारी क्लॉक रखी हुई होती है, वो क्लॉक ये बताती है कि अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर था तो जब पार्टिकल यहाँ पर चला गया तो इसकी पोजीशन क्या है, साथ में इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 20 मिनट लगे, कितना टाइम लगा, तो टाइम भी बता देगा ये। इसको क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है फिजिक्स के अंदर। तो आइए यही एग्जाम्पल के अंदर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर हमारे कितने ऑब्जर्वर हैं? 2 ऑब्जर्वर हैं। किसकी स्टडी की जा रही है? राम की स्टडी की जा रही है। जो राम बस के अंदर तो खड़ा हुआ है, राम नहीं चल रहा मगर इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 फ्रेम है हमारी। एक तो आपकी बस की फ्रेम है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो राम के मोशन को, एक बार बस से, तो एक बस फ्रेम बनेगी अपनी, और एक रोड से स्टडी कर रहे हैं तो एक रोड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पर एक बस के अंदर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाते हैं, इस रेस्ट और मोशन को हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस राम की स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, बस के अंदर से ही कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा फ्रेम चाहिए जो बस के अंदर हो। फ्रेम का मतलब जिसके अंदर पोजीशन मेजरमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट हो और टाइम मेजरमेंट करने के लिए क्लॉक हो। तो हम यहाँ पर एक अंदर ही अपना क्या बना देते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये जी कोऑर्डिनेट। जी कोऑर्डिनेट का काम नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कौन सा फ्रेम है स्टूडेंट? ये बस फ्रेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बस फ्रेम। क्यों फ्रेम? क्योंकि बस के अंदर है हमारा, इसलिए इसको बोल देंगे बस फ्रेम। तो ध्यान से देखें, अब इस बस फ्रेम के अंदर इस एक्स कोऑर्डिनेट को देखें। अगर इसमें एक्स कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्स कोऑर्डिनेट को जो बस के अंदर है अपना। तो ध्यान से देखें, इस एक्स कोऑर्डिनेट को देखें कि राम की पोजीशन चेंज हो रही है। मान लो राम की पोजीशन अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कुछ टाइम बाद भी इस कोऑर्डिनेट, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में राम की पोजीशन यहाँ पर ही रहेगी। तो हम बोलेंगे कि इस बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में राम क्या किस में है? रेस्ट में। राम किस में है? रेस्ट में। ठीक है, अब ऑब्जर्वर की जगह हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो हमारा जो बस फ्रेम है, इस बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में राम क्या है? रेस्ट में, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा।
अब एक दूसरा फ्रेम बनाते हैं। दूसरा फ्रेम कहाँ पर फिट करते हैं? रोड पर। कहाँ पर? जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर बी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आप फ्रेम बना दो, कुछ नहीं करना है। ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये बना दिया अब आपने। अब ध्यान से देखो आप, क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इस राम का? इस एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जहाँ तक जाएं वहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, शुरू में बस यहाँ पर थी, मतलब राम का जो कोऑर्डिनेट था वो ये था, है ना। इस रोड फ्रेम से देख रहे हैं, कौन से फ्रेम से? रोड फ्रेम से। तो राम यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद राम आगे चला जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। तो हम ये पाएंगे कि रोड फ्रेम से देखने पर, इस रोड फ्रेम से देखने पर हमें क्या नज़र आएगा कि राम का पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब रोड फ्रेम के रिस्पेक्ट में राम मोशन में है और बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में राम क्या है? रेस्ट में है। आ रहा है समझ में आपको? इसी तरह से देखें ध्यान से, जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा रियलिटी में होता है कि बस में बैठने पर ये जो पेड़ वेड़ होते हैं चलने लगते हैं और पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो हमें केवल अपीयर होते हैं, मतलब हमको ऐसा भ्रम होता है। तो ये भ्रम किस कारण होता है? ध्यान से देखो यहाँ पर, जब आप रोड पर होते हैं तब तो ये आसपास जो इलेक्ट्रिक पोल ट्रीज चलते हुए नहीं दिखा देते, बट जब हम बस फ्रेम में होते हैं और मान लो यहाँ पर अगर कोई रोड पर ट्री है, यहाँ पर कोई ट्री है आपका, है ना, कोई भी पेड़ वेड़ है यहाँ पर आपका, ठीक है, इस टाइप का कोई पेड़ है, तो ध्यान से देखो, इस बस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्योंकि बस खुद आपकी आगे जा रही है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले ये जो पेड़ था ये यहाँ पर था, जैसे जैसे बस आगे गई तो ये पेड़ यहाँ पर आ गया, क्योंकि बस आगे जा रही है, पेड़ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आप बस फ्रेम से देख रहे हो और बस फ्रेम से देखने पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये पेड़ जो है आपकी तरफ आ रहा है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? आप उसकी तरफ जा रहे हो। इसी तरह से जब हम ट्रेन में बैठते हो और हम बोलते हैं कि भाई साहब इंदौर आ रहा है, तो इंदौर आ रहा है का मतलब क्या होता है? क्या इंदौर वहाँ से उठ के आपके पास आ रहा है ट्रेन में बैठने पर? नहीं, ऐसा इसलिए बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मानो कि यहाँ पर आपको कोई स्टेशन है, इंदौर स्टेशन है, ठीक है, इंदौर स्टेशन है, तो इस इंदौर स्टेशन को देखा जाए कौन से फ्रेम से? बस या ट्रेन फ्रेम से। तो देखने पर क्या होगा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इंदौर का, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि आपकी बस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये धीरे धीरे घटता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा इंदौर आ रहा है। तो हम नॉर्मल बोलचाल में इसको वर्ड को यूज़ करते हैं कि इंदौर आ रहा है, तो इंदौर नहीं आता। आप जिस फ्रेम से देख रहे होते हैं उस फ्रेम से उसका एक्स कोऑर्डिनेट कम होता है, मगर हम जब रोड पर खड़े होकर या स्टेशन पर खड़े होकर ये नहीं बोलते कि इंदौर आ रहा है, उज्जैन गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रोड फ्रेम से देखें, रोड फ्रेम से जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट इंदौर का कभी चेंज नहीं हो रहा, न तो रोड चल रहा है न इंदौर चल रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा उतना ही बना रहेगा। तो रोड पर खड़े रहकर इस बोलचाल को यूज़ नहीं करते, जबकि बस और ट्रेन में बोलने पर इस बोलचाल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट लगातार डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरह की नॉर्मल बोलीचाली हम यहाँ पर यूज़ भी करते हैं। अब इस स्टेज में स्टूडेंट्स हम समझ चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अ सेट ऑफ 3 एक्सिस प्लस टाइम मेजरमेंट क्लिक लॉक, इस कॉम्बिनेशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जहाँ चाहें आप वहाँ पर लगा सकते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन और रूल टू अप्लाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडर स्टडी ऑफ मोशन। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन से अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो ट्रेन के अंदर आप XYZ कोऑर्डिनेट बना लीजिए, वहाँ पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए। अगर आप रोड पर या ग्राउंड पर चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहाँ पर भी बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को वापस से देखें ध्यान से। इस एग्जाम्पल में बताओ कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अगर हम बस फ्रेम की बात करें तो बस फ्रेम के अंदर जो XYZ कोऑर्डिनेट है इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? केवल X कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है आपका, ना तो Y चेंज हो रहा है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं होता कि ट्रेन में बैठने पर कोई चीज़ ऊपर जाती हुई दिखाई देगी,
कि नीचे जो ट्रेन था वो या फिर नीचे जो पेड़ वेड़ थे वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना। तो इसके अंदर केवल आपको एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ना तो वाई चेंज हो रहा है, ना जी कोऑर्डिनेट जो बाहर की तरफ कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। तो केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तब इस तरह के मोशन को कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। क्या कहा जाता है? मोशन इन वन डायमेंशन, जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी है मोशन इन वन डायमेंशन। या फिर इसको कहा जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन, या फिर एक और नाम यूज किया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो आइए इसको लिख लेते हैं। जो 3 टाइप्स के नॉर्मली हमें मोशन की चर्चा करना होता है, पहला होता है मोशन इन वन डायमेंशन, इसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल मोशन, या जनरल इसको नॉर्मली लिख लिया जाता है 1D। 1D मीन्स वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है स्टूडेंट्स? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम, अगर टाइम के साथ में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर जैसे मान लो, अगर आप ऊपर से किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जब आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और यहाँ पर आप कहीं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, मान लो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट कहाँ है? बाहर निकलता हुआ, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर मैंने ऊपर से एक बॉल को फेंका, ड्रॉप किया, तो बताओ बॉल जब नीचे आएगी तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? अबे वाई कोऑर्डिनेट इसका ये मान लो 6 मीटर पर है। जैसे जैसे बॉल को फेंका छोड़ा जाएगा तो बॉल धीरे धीरे नीचे आएगी, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो जब केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखना है आपको? व्हेन वन कोऑर्डिनेट ऑफ अ फ्रेम इज चेंजेस विथ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। आ रहा है समझ में? इस डेफिनेशन को नोट करिएगा। इसी के साथ साथ कभी कभी इसके 2-3 नाम भी हैं, लिख लेते हैं। इसको एक नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, वही वन डायमेंशनल मोशन। ओके, एक और नाम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट स्टूडेंट्स? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से 2 नाम होते हैं इसके, याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर पहला हो गया, अब दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन। क्या है स्टूडेंट्स? 2 डायमेंशनल मोशन। बताइए 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा? तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होने वाला है? इसको 2D लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? 2D। तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं, है ना, 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं, तब इस तरह के मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? सिंपल सा एग्जांपल देखिए ध्यान से। ये जैसे बोर्ड है, मैं बोर्ड पर ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। ठीक है, जी एक्सिस भी बना लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और मान लो इस बोर्ड के ऊपर हमने छोटा सा कोई कीड़ा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया हमने? कीड़ा। ठीक है, कोई छोटा सा कीड़ा है, यहाँ पर इंसेक्ट है। ये जो इंसेक्ट है ये केवल चल सकता है, उड़ नहीं सकता। तो जैसे इस बोर्ड पर छोड़ा जाएगा इसको, तो ये जो कीड़ा है इधर उधर जाएगा, उड़ नहीं सकता। तो केवल इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो गए? या तो एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, अगर ऐसा तिरछा जाएगा तो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे। जेड तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये कीड़ा हमेशा इस बोर्ड पर ही रहने वाला है, बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उड़ नहीं सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसके केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह के मोशन को जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, if 2 coordinates of a frame of reference changes with time, then this type of motion is called 2-dimensional motion, या फिर इसको कहा जाता है motion in a plane। क्या कहा जाता है? motion in a plane। motion in a plane, इसे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ओके, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर मोशन है, जैसे बोर्ड है आपका, बोर्ड तो प्लेन है, इस तरह से प्लेन के अंदर मोशन है। जैसे हमारा जो मोशन होता है वो भी 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अर्थ पर हम मूव करते हैं, हम उड़ नहीं सकते। तो अर्थ पर अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना लें, अर्थ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना लें, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, तो हमारा जो मोशन होता है, हमारा एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे। जेड तो कभी चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर लिख लें 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल में मोशन ऑफ अ इंसेक्ट। क्या लिख लें? एग्जाम्पल में लिख लें मोशन ऑफ इंसेक्ट
ऑन बोर्ड, बोर्ड पर इंसेक्ट का मोशन। एक होता है स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है? जब तीन कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। इसको लिखा जाता है थ्री डी मोशन, है ना। स्पेस, मोशन इन स्पेस बोल सकते हैं इसको, मोशन इन स्पेस। स्पेस मतलब आकाश के अंदर, क्योंकि इसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। देखो एग्जांपल बताओ इसके। काइट का मोशन, एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं? मोशन ऑफ अ काइट, पतंग, पतंग उड़ाते हैं आप, तो पतंग के अंदर क्या होता है? पतंग का जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है। पतंग को लेफ्ट राइट ले जाया जा सकता है, आगे पीछे ले जा सकता है, अप एंड डाउन भी ले जाया जा सकता है। तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज किए जा सकते हैं। तो मोशन ऑफ अ काइट, आकाश के अंदर जो काइट पतंग का मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एरोप्लेन का मोशन, वो भी कैसा है? थ्री डायमेंशनल मोशन का आपका एग्जाम्पल है। फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड होते हैं, बर्ड का मोशन भी कैसा है? थ्री डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि उनके तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो सकते हैं ना, लेफ्ट राइट जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, अप एंड डाउन जा सकते हैं। तो इस तरह से उनके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, उसको कहा जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हमने तीनों डायमेंशनल मोशन करा। तो वन डायमेंशनल मोशन जो होता है इसे हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। जब मोशन इन वन डायमेंशन होगा तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्या करते हैं हम जनरली, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन होगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में आपने नंबर लाइन पढ़ा है, यहाँ पर बीच में कहीं ओरिजिन मान लेते थे, उसके अंदर इधर पॉजिटिव एक्स एक्स होता था और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, है ना, क्योंकि एक एक्सिस लेना है, कोई भी एक एक्सिस में वर्क करना है, या तो एक्स एक्सिस ले लो, या फिर अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वाई एक्सिस ले लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के इस साइड होगा तो उसकी पोजीशन को प्लस से लिखा जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन के इस साइड होगा तो उसकी पोजीशन को नेगेटिव से लिखा जाएगा। जैसे मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, जैसे एक पर्सन है यहाँ पर है, कहाँ पर है? +2 पर, 2 मीटर पर, तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन क्या है? +2 मीटर। अगर ये पर्सन आपका यहाँ पर चला जाता है तो इसकी पोजीशन लिखी जाएगी -2 मीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि ओरिजिन से इस डायरेक्शन में है ना, ओरिजिन के उस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में। अब इसके आगे देखिए एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हमें पढ़ना पड़ेगी यहाँ पर। इसको कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझिए इसको ध्यान से। पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट की तरह माना गया हो ना। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट is stated as if the dimension of an object is negligible as compared to the distance traveled by it, then the object is called as point object। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? if an object is said to be point object, एक ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कब? देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब उसका साइज, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका साइज, उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, या फिर अगर गोल है तो उसका रेडियस क्या है। अब उसका डायमेंशन मतलब शेप और साइज उसका, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशन आर negligible as compared to distance traveled by it, समझिए इसको ध्यान से। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब बोलेंगे जब उसका जो डायमेंशन है, उसका साइज जो है वो नेग्लिजिबल हो। कैसा हो? नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो। किसकी तुलना में? एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। जैसे इसको एग्जांपल समझिए, एक फुटबॉल मैदान में एक जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल का साइज़ छोटा ही होता है, मगर फुटबॉल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक पूरे खेल के अंदर, एक पूरा गेम हो रहा है, तो एक पूरे गेम के अंदर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुटबॉल होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है 1-2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाए, इधर से उधर रैंडम आने जाने में 4-5 किलोमीटर भी हो सकता है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो एक फुटबॉल का एक गेम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4-5 किलोमीटर हो सकता है। वो 4-5 किलोमीटर के कंपेरिजन में उसका डायमेंशन, फुटबॉल का जो आकार है वो तो बहुत छोटा है ना।
4-5 किलोमीटर कितना ज़्यादा होगा, और 4-5 किलोमीटर के कंपैरिजन में फुटबॉल का डायमेंशन, फुटबॉल का आकार बहुत छोटा होता है। तब हम क्या बोल सकते हैं, देन फुटबॉल इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तब हम फुटबॉल को केवल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और फुटबॉल को बोलेंगे फुटबॉल क्या है, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? जब किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, आकार, उसके द्वारा तय की गई दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तब ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को इस तरह से पॉइंट से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ट्रेन, ये बस। तो बस एक दिन के अंदर अगर मान लेते हैं 400 से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो बस के आकार की तुलना में 400 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा है। तो उस 400 किलोमीटर की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डायमेंशन बहुत छोटा है, तो बस को भी यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। क्यों? इफ़ इट्स डायमेंशन आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसके कंपैरिजन में इसका जो डायमेंशन है बहुत छोटा है, तो इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आया समझ में? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कई बार चीज़ें जो टिपिकल होती है वो आसान हो जाती है स्टूडेंट, इसलिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं।